हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं आप सभी लोगों के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेके, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसा कि आप लोग लगातार पिछले कक्षाओं में सेशंस में आप लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, उसी क्रम में आज हम लोग फिर से एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट का विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम सभी विकल्पों पर विस्तृत चर्चा करते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता चलता है कि कोई भी जो विकल्प है क्यों गलत है, या फिर जो विकल्प है उसका क्या मतलब है। और इस तरीके का जो अध्ययन होता है वो वास्तव में बहुत ही उपयोगी होता है कि हमें संपूर्ण कंटेंट के विषय में जानकारी प्राप्त होती रहती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सेशंस भी बहुत अच्छे लग रहे होंगे। आप लोग अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करिए, फीडबैक दिया करिए, ताकि इससे पता चलता रहता है कि क्या चीज़ें आप लोगों को पसंद हैं, क्या आप लोगों को इन वीडियो से, इन सेशन से लाभ हो रहा है। तो उसी प्रकार से हम आप लोगों के लिए और बेहतर कंटेंट लाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज इस सेशन की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बहुत ही इसको ध्यानपूर्वक इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे हम लोग। तो शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? क्या हा है, माँ है, झा है या फिर अड़ा है? कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो जब संघर्षी व्यंजनों की बात की जाएगी तो यहाँ पर जो चा वर्ग होता है वो स्पर्श और संघर्षी होता है, जिसमें चौ, छ, ज और झ होता है। यानी कि जो संघर्षी वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, वे 4 होते हैं। इसमें यहाँ जो है ये पंचमा अक्षर होता है जो नासिक बोला जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो संघर्षी व्यंजन है दिए गए व्यंजनों में, विकल्पों में, वो झा हो जाएगा। विकल्प नंबर गा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम बात करें विकल्प का की, जो हा है, हा क्या है, तो ये आप बताएंगे कि हा जो है ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन है और ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, आप जानते हैं, श, 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 हा। और हा को ही काकल्य वर्ड भी कहा जाता है, काकल्य व्यंजन या वर्ड कहा जाता है। ठीक है। अड़ा यहाँ पर जो दिया है ये उच्छिप्त व्यंजन है। क्या है? तो उच्छिप्त व्यंजन है। इसे ताड़न जात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताड़न जात व्यंजन कहा जाता है। और इनकी संख्या 2 है, अड़ा है और अड़ा है। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, अशुद्ध शब्द का चयन करें। हमको गलत शब्द बताना है कि कौन सा है दिए गए विकल्पों में। क्या अनसुया है, क्या ऐनक है, संकट है या फिर संशय है? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यहाँ पर जो अशुद्ध है वो क्या हो जाएगा? वो संकट हो जाएगा। और जबकि इसका शुद्ध रूप होगा संकट। क्या होगा? संकट हो जाएगा। क्लियर है? ये बिल्कुल सही है, जबकि ये गलत है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? जो कक्षा शब्द है ये संज्ञा के किस भेद में आता है? अगर बात करें संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। आप बखूबी जानते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। 5 होते हैं। तो 5 में ये कौन सा भेद होगा? जो 5वां है उसको आप लिखेंगे पदार्थवाचक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 दी हैं। तो जो कक्षा है, कक्षा से हमें क्या पता चलता है? कक्षा का मतलब होता है विद्यार्थियों का समूह। ठीक है, जो एक ही वर्ग में होते हैं उसे कक्षा कहते हैं। तो ये हो जाएगा, विकल्प का बिल्कुल सही हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 4, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? हमें बताना है सर्वनाम का भेद नहीं है। क्या पुरुषवाचक नहीं है, गुणवाचक नहीं है, निजवाचक नहीं है या फिर प्रश्नवाचक नहीं है? तो कौन सा दिए गए विकल्पों में सर्वनाम का भेद नहीं है? तो अगर हम देखें सर्वनामों की बात करें तो सर्वनाम, हिंदी में जो सर्वनाम हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 6 है। अगर संख्या 6 है तो कौन कौन से हो जाएंगे? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एक होता है पुरुषवाचक। क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक होता है। एक होता है निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम होता है। एक निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला जो होगा वो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चय
वाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा। और जो अंतिम होगा, जो छठा होगा, उसको हम लोग कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर जो पुरुषवाचक दिया है, निजवाचक और प्रश्नवाचक, 3 सर्वनाम के भेद हैं, जबकि गुणवाचक इसका भेद नहीं है। अगर गुणवाचक इसका भेद नहीं है तो क्या है? तो गुणवाचक क्या है? ये विशेषण है। क्या है? गुणवाचक विशेषण है। क्लियर है। तो देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? क्या संज्ञा विधि से निर्मित है? क्या सर्वनाम विधि से निर्मित है? क्रिया विधि से निर्मित है या प्रत्यय विधि से निर्मित है? तो जब हम देखेंगे कि लोभी जो शब्द है, लोभी शब्द जो है वो कैसे बना है? लोभ में ई प्रत्यय जुड़ने से बना है। तो लोभ जो है हम लोग जानते हैं ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं कि यह संज्ञा विधि से निर्मित शब्द है। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वो विकल्प का बिल्कुल सही हो जाएगा। संज्ञा विधि से निर्मित शब्द है लोभी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, सरीखा शब्द विशेषण है। क्या यह गणनावाचक विशेषण है? क्या गुणवाचक विशेषण है? समुदायवाचक विशेषण है या फिर क्रमवाचक विशेषण है? कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो अगर हम लोग सरीखा की बात करें, जो सरीखा शब्द है, अगर इसका हमें अर्थ पता है तो हम इसको कर सकते हैं। सरीखा का मतलब होता है उसी के जैसा, उसके जैसा। ठीक है। जैसा होता है यानी कि समान होता है। ठीक है। उसके जैसा यानी कि समान है, और समान का मतलब समानता बता रहा है। तो गणना कर रहा है क्या? तो नहीं कर रहा है। समुदाय कर रहा है? नहीं। क्रम? नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो सरीखा शब्द हो जाएगा वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, अर्थात विकल्प जो है खा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए। सकर्मक क्रिया छांटिए। क्या चलना होगा, सोना होगा, हंसना होगा या फिर लिखना होगा? तो अगर हम बात करें सकर्मक क्रिया की, सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें किसी के कर्म के होने की संभावना हो या फिर कर्म हो, तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म का मतलब होता है किसी माध्यम, या फिर हम उसे वस्तु कह सकते हैं। तो क्या चलना किसी माध्यम से होता है? तो नहीं। सोना कोई माध्यम होगा? नहीं। हंसना कोई माध्यम होगा? नहीं। लिखना, तो यहाँ पर कहेंगे हाँ, लिखना जो है इसमें माध्यम होगा कि या तो कोई लिखने वाली वस्तु जैसे कलम हो, या फिर जो लिखा जाए जैसे पत्र वगैरह हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? कोई कर्म दिया होगा, तो लिखना है सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपने इसको बेहतर समझ लिया होगा। प्रश्न नंबर 8, प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या गिरना होगा, बोलना होगा, सुनाना होगा या फिर कहना होगा? कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक होगी? तो जो प्रेरणार्थक क्रिया होता है, क्या होता है प्रेरणार्थक क्रिया? कि जब कोई कार्य, जब यहाँ हम लोग लिखेंगे जब कोई कार्य स्वयं न करके किसी अन्य से करवाया जाए या करने के लिए कहा जाए, तो वहाँ पर जो है प्रेरणार्थक क्रिया होगा। जैसे गिरना स्वतः होगा, बोलना स्वतः होगा, कहना स्वतः होगा। जब बात करेंगे सुनाना, तो सुनाना क्या? हम किसी व्यक्ति से कहेंगे कि आपको गाना सुनाना है, तो यहाँ पर क्या है? आपको यानी कि स्वतः न करके किसी अन्य व्यक्ति से कार्य करवाया जा रहा है, तो सुनाना जो है प्रेरणार्थक क्रिया होगा। विकल्प गा बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रेरणार्थक क्रियाओं का निर्माण जो होता है वो मूल धातु होता है, उसमें वाना जुड़वाना होता है। वाना शब्द जुड़ने से बनता है। जैसे मूल धातु लिखें तो लिख होती है, और अगर हम इसमें वाना प्रत्यय जोड़ दें तो हो जाएगा लिखवाना, और लिखवाना जो शब्द होगा ये प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगा। क्लियर है। तो वाना प्रत्यय जहाँ पर जुड़ा होगा वो प्रेरणार्थक क्रियाएं हो जाएंगी। ठीक है। क्लियर है। वाना या फिर आना, क्या फिर आना, जैसे सुन में, सुन जो है मूल धातु है, इसमें आना जुड़ा है, आना प्रत्यय जुड़ा तो हो गया सुनाना। क्या हो जाएगा? सुनाना।
तो ये क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। क्लियर है। प्रश्न नंबर 9, गौ शब्द का वचन पहचानिए। यहाँ पर हमको बताना है वचन। तो हिंदी में जब वचन की बात होगी तो वचन कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं एक वचन, क्या कहते हैं, एक वचन। दूसरा होता है बहुवचन, क्या होता है, बहुवचन होता है। तो हमें बताना है गौ जो शब्द है ये कैसा शब्द है। तो हम बताएंगे कि गौ जो है वो हम क्या है, एक वचन है। क्या है, गौ एक वचन है। क्लियर है। अगर हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो गौ का बहुवचन शब्द होगा गौए, क्या होगा, गौए हो जाएगा। क्लियर है, गौए हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। प्रश्न नंबर 10, तुम बैठो मैं अभी आया। इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? क्या भूतकाल है, क्या वर्तमान काल है, क्या भविष्य काल है, या संभाव्य भूतकाल है? तो यहाँ पर जो वाक्य दिया है यह क्या है, ये वर्तमान काल है। विकल्प खा बिल्कुल सही है। यहाँ जो आया, आया जो क्रिया है ये क्या है, संभाव्य है। क्या है, संभाव्य वर्तमान काल की क्रिया है। क्या है, संभाव्य वर्तमान काल की क्रिया है। तो यहाँ पर जो विकल्प खा बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में कार्य होने की संभावना व्यक्त हो रही है कि मैं अभी आया। क्लियर है। तो यह कार्य यहाँ पर वर्तमान में होने का हमें बोध हो रहा है, इसलिए वर्तमान काल होगा, और उसमें भी क्या होगा, संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 11, राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में कौन सा कारक होगा? क्या संप्रदान कारक होगा, क्या कर्ता कारक होगा, क्या कर्म कारक होगा, या संबंध कारक होगा? तो जब हम बात कारक की करते हैं तो उसमें हमें देखना होता है कारक चिन्ह। तो को कारक चिन्ह जो है, वैसे तो को कारक चिन्ह यहाँ किसका है, तो कर्म का होता है को कारक चिन्ह। परंतु जब किसी वाक्य में दान यानी कि देने का बोध हो, कोई वस्तु दान आदि देने का बोध होता है, तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। तो इसलिए यहाँ पर विकल्प का विकल्प सही हो जाएगा, संप्रदान कारक होगा। अगर कर्ता की बात करें तो कर्ता का जो कारक चिन्ह होता है वो ने होता है, और संबंध का जो कारक चिन्ह होता है उसका कारक चिन्ह होता है का की के, और होता है रा री रे। अर्थात जहाँ पर भी ये शब्द मिलेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, संबंध कारक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। किस कारक का प्रयोग हुआ है? जो वाक्य दिया है शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इस वाक्य में कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? तो अभी हम लोग देख चुके हैं ऊपर, क्या करण कारक है, क्या कर्ता कारक है, कर्म कारक है, या फिर अपदान कारक है? तो कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक मतलब होता है जब जहाँ पर के से या के द्वारा लगा होता है, से या फिर के द्वारा लगा हो, वहाँ पर करण कारक होगा। कर्ता की विभक्ति यानी कि कर्म जो कारक चिन्ह होता है वो ने होता है, और कर्म का कारक चिन्ह को होता है, जबकि अपदान का कारक चिन्ह से होता है, यानी कि अलग होने के संबंध में, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं होने के संबंध में, तो वहाँ पर होता है अपादान कारक। क्लियर है। यहाँ ने विभक्ति दिख रही है हम लोगों को, तो यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से बताएंगे कि कर्ता कारक होगा। विकल्प खा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, दीठ का तत्सम रूप है। तत्सम रूप क्या होता है? संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं। क्या होता है? संस्कृत निष्ठ शब्द। क्लियर है। तो जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं, जबकि ये क्या है, ये शब्द जो है बिगड़ा हुआ रूप लिखा है। क्या है? बिगड़ा हुआ रूप यानी इसे हम विकृत शब्द कह सकते हैं। विकृत शब्द लिखा है, यानी कि विकृत का मतलब तद्भव लिखा है। क्लियर है, तद्भव है। तो दीठ का जो तत्सम होगा, क्या दृष्टि होगा, क्या दिष्टि होगा, क्या दृष्टि होगा, या फिर दृष्टि होगा? तो यहाँ पर जो विकल्प दिया है ये सभी वर्तनी इनकी सही नहीं है, गलत है, जबकि विकल्प घा बिल्कुल सही है। दीठ का दृष्टि तत्सम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, दर्शन का तद्भव रूप है। तो अभी हम लोग देख चुके हैं कि तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या है, यानी कि जो ये शब्द लिखा है दर्शन, इसका विकृत रूप क्या होगा? क्या दर्शन होगा,
क्या दर्शन होगा, दर्श होगा या फिर दर्शन होगा। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया है विकल्प खा बिल्कुल सही होगा। इसका विकृत रूप जो होगा दर्शन होगा, अर्थात तद्भव, यानी कि ये विकृत रूप लिखा हुआ है। क्लियर है, विकृत शब्द है, किसका है, तो आप बताएंगे दर्शन का। प्रश्न नंबर 15, निर्गुण शब्द में उपसर्ग है, क्या नी उपसर्ग लगा है, नी उपसर्ग लगा है, निर उपसर्ग लगा है या फिर निर्गु उपसर्ग लगा है। तो अगर हम बात करें उपसर्ग की, उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, वे शब्दांश होते हैं, शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले लगाए जाते हैं, पहले लगाए जाते हैं। तो जो हमारे पास शब्द लिखा है हमको दिया गया है निर्गुण, क्या दिया गया है, निर्गुण। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, निर धन गुण, यानी कि हमारा जो मूल शब्द है वो गुण है और गुण में उपसर्ग लगा है निर। तो विकल्प कौन सा होगा, तो विकल्प गा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 16, अनुरक्ति का विलोम है। अनुरक्ति जो शब्द दिया है इसका शब्द लिखना है उल्टा, अर्थात विलोम लिखना है। क्या अनुरक्ति का विराग होगा, विरक्ति होगा, तिरोभाव होगा या फिर संसक्ति हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा। अगर हम बात करें अनुरक्ति, तो अनुरक्ति का विलोम जो होगा वो विरक्ति हो जाएगा, विकल्प खा बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं विराग, तो विराग का जो विलोम हो जाएगा, विराग का विलोम हो जाएगा अनुराग, क्या हो जाएगा, अनुराग हो जाएगा। तिरोभाव की बात करें तो तिरोभाव का जो विलोम हो जाएगा वो आविर्भाव हो जाएगा, क्या होगा, आविर्भाव हो जाएगा। और अगर हम बात करें संसक्ति का विलोम क्या होगा, तो जो संसक्ति का विलोम होगा वो हो जाएगा असंसक्ति हो जाएगा, असंसक्ति हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 17, तिमिर का विलोम शब्द है। जो तिमिर शब्द दिया है इसका विलोम क्या होगा, क्या प्रकाश्य हो जाएगा, आलोक्य हो जाएगा, आलोक हो जाएगा, ज्योतिर्मय हो जाएगा या फिर आभास हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो तिमिर का मतलब होता है अंधेरा, क्या होता है, अंधेरा होता है या अंधकार होता है। और आलोक का मतलब होता है प्रकाश, यानी कि जो तिमिर का विलोम हो जाएगा वो आलोक हो जाएगा, विकल्प खा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों में आम का पर्यायवाची नहीं है। हमको बताना है कि दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। क्या अतिसौरभ हो जाएगा, शहकार हो जाएगा, अम्ब हो जाएगा या रसाल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विकल्प है वो विकल्प गा बिल्कुल सही होगा। अम्ब जो है वो आम का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अतिसौरभ, शहकार, रसाल सभी आम के पर्यायवाची हैं। अगर अम्ब आम का पर्यायवाची नहीं है तो किसका है, तो ये जल का पर्यायवाची होगा, क्या होगा, जल का पर्यायवाची होगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। हमें यहाँ पर भिन्न शब्द बताना है, यानी कि जो अलग अर्थ वाला हो। तो क्या वारी होगा, तोय होगा, वात होगा या फिर सलिल होगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। अगर हम इनके अर्थ की बात करें तो क्या होगा, तो जो वारी शब्द है वारी जल का पर्यायवाची है, किसका है, जल का पर्यायवाची है। तोय जल का पर्यायवाची है और सलिल भी जो है जल का पर्यायवाची है, परंतु वात जो है वो जल का पर्यायवाची नहीं है। वात का मतलब होता है वायु, वायु होता है यानी कि हवा होता है, अर्थात यही शब्द भिन्न है। तो विकल्प नंबर गा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 20, अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है। कि जो अनिल का अर्थ क्या होगा और अनल का अर्थ क्या होगा, इन दोनों का जो अर्थ दिया है किस विकल्प में दिया है ये हमें बताना है। क्या आग और हवा होगा, क्या हवा और आग होगा, हवा या जंगल होगा या जंगल या आग होगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो अगर हम बात करें अनिल, तो अनिल का जो अर्थ होता है वो हवा होता है, जबकि अनल का अर्थ होता है आग होता है, यानी कि हवा और आग। कौन सा विकल्प होगा, तो विकल्प खा बिल्कुल सही हो जाएगा, हवा और आग। क्लियर है। ये आपको विशेष कर याद रखना है। अन्य विकल्पों में दिए गए शब्दों में जैसे आग, तो ये उल्टा लिखा है, अनल का पहले और यहाँ अनिल का बाद में, तो ये उल्टा होगा। जंगल की बात करें तो जंगल का जो अर्थ होगा वो विटप होगा या फिर कानन हो जाएगा,
कानन हो जाएगा या फिर विपिन हो जाएगा। ये जंगल का अर्थ होता है, यानी कि जंगल के पर्याय होते हैं, तो इनको भी आप लोग याद रखेंगे। आग के पर्यायों में अगर बात करें तो आप लोगों ने देखा है, अनल देख लिया है, हुताशन होता है, क्या होता है, हुतासन होता है, वैश्वानर होता है, वैश्वानर भी होता है। प्रश्न नंबर 21 एक और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अली और अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। यहाँ पर भी हमें दो शब्द दिए गए हैं और इनका हमें सही अर्थ बताना है। क्या सखी और भौरा होगा, क्या भौरा और सखी होगा, भौरा या फिर कली होगा, या कली या फिर सखी होगा, कौन सा विकल्प सही होगा। अगर हम अली की बात करें तो अली का अर्थ होता है भौरा, भौरा, और अली का जो अर्थ होता है वो सखी होगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा, तो विकल्प खा बिल्कुल सही हो जाएगा, भौरा और सखी होगा। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि लगातार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये आप लोग विशेष याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 22 जिसे जीता ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द है, कि जो वाक्य दिया है उसके लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग करेंगे। क्या अज्ञेय होगा, अजेय होगा, वीर होगा, या फिर अजातशत्रु हो जाएगा। जिसे जीता ना जा सके के लिए एक वाक्य होगा वो अजेय होगा, यानी कि विकल्प खा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अज्ञेय क्या होगा, अज्ञेय का अर्थ है जिसे जिसे जाना ना जा सके, जाना ना जा सके, जा सके, क्लियर है। वीर का मतलब होता है साहसी, क्या होता है, साहसी, जिसे युद्ध में लड़ने का साहस हो, वीर होता है। और अजातशत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, शत्रु ना हो, उसे अजातशत्रु कहते हैं, क्लियर है। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजातशत्रु कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 जिसे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द होगा, कि जो वाक्य दिया है जिसे बुलाया न गया हो इसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाएगा। क्या अतिथि होगा, क्या अभ्यागत होगा, अनाहूत होगा, या फिर रिश्तेदार हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा जिसे बुलाया न गया हो, बुलाया न गया हो, बुलाने का अर्थ होता है बुलाना, बुलाया, तो इसको हम लोग कहते हैं आहूत, आहूत होता है। यानी कि अब जिसे न बुलाया गया हो तो उसका जो शब्द हो जाएगा अनाहूत हो जाएगा, विकल्प गा बिल्कुल सही हो जाएगा। अतिथि का मतलब होता है जिसके आने की कोई तिथि ना हो, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, यानी कि निश्चित तिथि ना हो, वो अतिथि होता है। और जो अभ्यागत होता है, अभ्यागत का मतलब होता अभी अभी आया हुआ, अभी अभी आया, अभी अभी आया, जो अभी अभी आया हो उसे अभ्यागत कहते हैं। और रिश्तेदार का मतलब इस प्रश्न से कोई भी लेना देना नहीं है, क्लियर है। प्रश्न नंबर 24 धातु ऊष्मा में प्रयुक्त संधि है। क्या जो शब्द लिखा है धातु ऊष्मा, धातुष्मा लिखा है, इसमें कौन सी संधि होगी। क्या गुण संधि है, क्या यण संधि है, दीर्घ संधि है, या वृद्धि संधि है। तो जब हम लोग इसका विच्छेद करेंगे तो इसका विच्छेद जो होगा वो हो जाएगा धातु, धातु धन ऊष्मा, ऊष्मा। यहाँ पर जो मेल हो रहा है उ धन ऊ का मेल हो रहा है और क्या बन रहा है, ऊ बन रहा है। तो जब ऐसा हो, यानी कि जब समान वर्णों के बीच में संधि हो रही हो तो उसे हम लोग दीर्घ संधि कहेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर विकल्प गा बिल्कुल सही हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा, क्लियर। प्रश्न नंबर 25 पवन शब्द में कौन सी संधि है, कि जो शब्द पवन दिया इसमें कौन सी संधि है। तो क्या गुण संधि है, यण संधि है, अयाद संधि है, या फिर वृद्धि संधि है। तो कौन सी संधि हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अगर हम लोग पवन का विच्छेद करें, पवन शब्द का विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा पो धन अन हो जाएगा, पो धन अन हो जाएगा। और ये जो संधि होगी यहाँ पर अयादि संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी, क्लियर है, ओके। हम इसको कह सकते हैं जैसे ए या ए प्लस ओ या फिर औ। इनके बाद यदि कोई भी असमान स्वर आए, क्या असमान स्वर आए, तो वहाँ पर अयादि संधि हो जाएगी, ये आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 26 निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है।
हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि सरल वाक्य नहीं है। क्या लड़का दौड़ता है? क्या बंदर पर पेड़ चढ़ रहे थे? मैंने लड़के को बुलाया। या इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। तो कौन सा विकल्प होगा? तो आप लोगों ने कर लिया होगा कि जो वाक्य दिया है ये अलग टाइप का वाक्य दिया है, बाकी सभी एक तरीके के वाक्य हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प हो जाएगा वो घ विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? ये सभी जो हैं सरल वाक्य हैं, यानी कि जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया दी हो, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ सरल वाक्य हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो वाक्य है, अगर ये सरल वाक्य नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य जो होता है वो किससे, जैसे कि की से जुड़ा है, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्लियर है? और वाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य जो होते हैं और तथा आदि से जुड़े होते हैं। ठीक है? और फिर भी जिन लोगों को वाक्य रचना में या वाक्यों से संबंधित कोई समस्या है तो वो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में हिंदी में वाक्य का वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, उन्होंने कहाँ जाना है? वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये वाक्य दिया है उन्होंने कहाँ जाना है, कि इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि ये वाक्य जो है ये अशुद्ध लिखा, यानी कि गलत लिखा है। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा तो वो क्या होगा? तो अगर हम देखें तो उन्हें हम लोग लिखेंगे उन्हें कहाँ जाना है। उन्हें कहाँ जाना है सब। अब वाक्य सही लिखा है तो गलत क्या है? तो उन्होंने की जगह उन्हें गलत लिखा है। और जो उन्हें शब्द है ये कैसा है? ये आप कहेंगे ये सर्वनाम है। क्या है? तो ये सर्वनाम है। अगर सर्वनाम शब्द गलत लिखा है तो कैसी गलती होगी, अशुद्धि होगी? तो आप कहेंगे सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 28, संचारी भावों की कुल संख्या है? क्या 8 है? क्या 9 है? 33 है? या फिर 36 है? संचारी भाव क्या होते हैं? वे भाव जो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। और अगर बात कर ली जाए, पूछा जाए संचारी भाव को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो संचारी भावों की संख्या जो है वो 33 है। तो विकल्प गा बिल्कुल सही हो जाएगा, 33 है। अन्य विकल्पों में जो 36 है इसका कोई मतलब नहीं है। जबकि 8 जो है, 8 क्या है? ये रसों की संख्या है। क्या है? रसों की संख्या। और 9 भी क्या है? ये भी रसों की संख्या है। अब अगर 2 संख्याएं दी हैं तो हमें ऑप्शन कौन सा लगाना है? तो सर्वमान्य मत जो है वो 9 सही है। क्या है? ये सर्वमान्य है। सर्वमान्य रसों की संख्या तो 9 बताएंगे। अगर आपसे पूछे स्पेशल कि भरत मुनि के अनुसार, तो भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या है वो 8 है। ये आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 29, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्या क्रोध हो जाएगा? क्या भय हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा? या फिर विस्मय हो जाएगा? तो कौन सा यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा? अगर हम बात करें रौद्र रस की, तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव होगा वो क्रोध होगा। विकल्प का बिल्कुल सही होगा। अगर भय की बात की जाए तो जो भय है वो किसका स्थायी भाव है? तो आप बताएंगे ये भयानक रस का स्थायी भाव है। किसका? भयानक रस का स्थायी भाव। उत्साह ये वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव है। और अगर विस्मय की बात की जाए तो विस्मय जो है ये किसका है? अद्भुत रस का जो है स्थायी भाव विस्मय है। और रसों की संख्या आपने अभी पीछे पढ़ा है कि 9 होती है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 30, आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दा अलंकार है? हमको यहाँ पर अलंकार दिए गए हैं और इनमें हमें बताना है कि कौन सा अलंकार शब्दा अलंकार का भेद है। क्या उपमा हो जाएगा? क्या रूपक हो जाएगा? उत्प्रेक्षा हो जाएगा? या फिर यमक अलंकार हो जाएगा? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? अगर हम बात करें कि अलंकारों की, तो अलंकार कितने होते हैं? आप सभी जानते हैं अलंकारों की संख्या 3 है, जिसमें हम लोग कहते हैं शब्दा अलंकार। क्या? शब्दालंकार,
दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अर्थालंकार, अर्थालंकार। और तीसरा जो होता है वो उभयालंकार होता है। क्या होता है? उभयालंकार होता है। शब्दालंकार में जो मुख्यतः रहते हैं उनको हम लोग क्या करेंगे कि अनुप्रास कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुप्रास कहेंगे। अनुप्रास के अलावा जो हो जाएगा वो एक यमक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमक हो जाएगा। यमक के अलावा श्लेष हो जाएगा, श्लेष हो जाएगा और वक्रोक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वक्रोक्ति हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो यमक है ये किसमें लिखा है? शब्दालंकार। तो विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प घ हमारा बिल्कुल सही होगा। अन्य जो विकल्प दिए हैं ये किसके हैं? तो आप बताएंगे कि अर्थालंकार के भेद हैं। अगर अर्थालंकार में बात की जाए, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा हम लोग लिखें तो व्यतिरेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। व्यतिरेक के अलावा अगर हम लोग लिखें तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, अतिशयोक्ति हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा भ्रांतिमान भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, इत्यादि होंगे। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का अध्ययन किया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को सेशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को लाइक करिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, विस्तृत हिंदी पढ़ने के लिए, बहुत ही बेहतर तरीके से हिंदी पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और घर पर लगातार अध्ययन करते रहें, क्योंकि अध्ययन ही जो है वो सफलता की कुंजी है। एक दिन नहीं, हमें रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर अध्ययन करते रहना है, और रेगुलरिटी ही हमें सफलता दिला सकती है। और मैं कामना करता हूं कि आने वाली हर एक परीक्षा में आप लोगों को सफलता प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।